हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन नंबर 9 को देखने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 8 की बुक है ये। तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक प्रदेश एवं जन जीवन। तो प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में शीतोष्ण घास के प्रदेश देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहे जाते हैं। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैंगा प्रदेश दोनों 25 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश में सघन घास उगती है और टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष उगते हैं। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर देखते हैं, दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, अतः यहाँ पर घास उग जाती है। तो ये तो हो गई हमारी शीतोष्ण घास प्रदेश की। वहीं टैगा प्रदेश की बात करें तो इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ मिट्टी में नमी क्या है, बनी रहती है। इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उग जाते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं, दिए गए मानचित्र में हमको देखना है। तो यहाँ पर पेरी हो गए, स्टेपी हो गए, लानोज, सवाना, ग्रांड चाको, पंपास, वेल्ड, सवाना और डाउन्स। तो ये हो गए, ये ग्रीन वाले जो हैं ये उष्ण घास के प्रदेश हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे धूप पड़ती है। और शीतोष्ण घास प्रदेश वो है जो ये रेड वाले हैं, यहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा पड़ती है, इस धूप कम पड़ती है। तो यहाँ पर क्या पेड़ उग जाते हैं, क्योंकि जो बर्फ रहती है जिसकी वजह से जमीन में नमी रहती है। आगे देखते हैं, अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण घास मैदान को भी नाम यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या? तो रूस में इसको स्टेपी कहा गया है। यूरेशिया में कारपेंथियन पर्वत से लेके अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास के मैदान भूमि का क्षेत्र है और यहाँ पर पेरी प्रदेश कहते हैं। आगे देखते हैं, एटलस की सहायता से कारपेथियन, अल्टाइड और रॉकी पर्वत की स्थिति जानने और बताइए कि ये पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते हैं। रूस में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो छोटी बच्ची ने लिखा कि यह घास प्रदेश जो है इतना सपाट है जैसे समुद्र हो और यहाँ पेड़ तक नहीं है जिनके पीछे छुपकर खेला जा सके। तो यहाँ पर एक यहाँ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इतने घास ही है, घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे यहाँ पर समुद्र हो, और यहाँ पर क्या है, बच्चे को खेलने के लिए, छुपने के लिए क्या है, पेड़ भी यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं, जलवायु देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीनों तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ क्या है, जमी रहती है। गर्मी साधारण होती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल में अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती है। और बात करेंगे अब यहाँ पर जीव जंतुओं की। तो एशिया में स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े यानी उत्तरी अमेरिका में पेरिस प्रदेश के कुत्ते व तेजी से भागने बारहसिंघा, जंगली कुत्ता और ये क्या है, जंगली घोड़ा। तो ये सब क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तेजी से भागने वाले बाइसन
बाइसन, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास में जंगली भैंसा और पम्पा हिरन, रिया पक्षा, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कीका, बुर्रा आदि जो है विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव जीवन एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज और कज्जाक आदि आदिवासी जनजातियां खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करती थीं, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए। बस कुछ ही क्षेत्र में इनका पुराना रूप रह गया। पशुचारण पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों में किर्गिज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये सब भी अपने पशुओं के चारे आदि की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। अब यहाँ पर क्या पशुपालन में क्या यहाँ पर होगा, तो यही सब होंगे। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पेरीज प्रदेश में चरने वाले बाइसन यानी कि जंगली गाय भैंस को हाँक कर रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते हैं। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काऊ बाय कहा जाता था। जब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रैंच कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रैंच कहा जाता है। जहाँ पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना जाता है उसे रैंच कहा जाता है। आगे देखते हैं, रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते हैं और उनके लिए भी सुविधाजनक घर बनाते हैं। काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो यहाँ पर पिक्चर दे रखा है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में घास प्रदेश के सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार एवं दुग्ध व्यवसाय के केंद्र में बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरियर प्रदेश जो है ग्रेट प्लेन्स में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं जिनके पास 500 से लेकर 600 एकड़ जमीन होना आम बात है। इतने बड़े जोत यानी कृषि भूमि पर आप खेती कैसे करेंगे, तो सोच कर अपने यहाँ पर लिखना है। आगे है, अमेरिका में कई किलोमीटर तक सिर्फ गेहूं, कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का, तो कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ टमाटर और कई किलोमीटर तक कपास, तंबाकू, सोयाबीन की खेती होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म जो है मालिक अधिकांश मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेबरर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोरों में भरने, उसे ट्रकों में लादने और बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतार कर जहाज़ों पर लादने के लिए ये मशीन की सहायता लेते हैं। और हमारे भारत में ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे क्या है, किसान भी क्या है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है किसानों में भी। आगे देखते हैं, भूमध्य सागरीय एवं भू सागरीय प्रदेश। तो जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है, उसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागरों के चारों ओर से देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये जो पिंक है यहाँ पर, ये सब क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है।
आगे देखते हैं जलवायु। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन गर्म और शुष्क होती है, जबकि शीतकालीन साधारण तथा आर्द्र होती है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। शीतकाल में औसत तापक्रम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म काल में औसत तापमान 20 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश श्वासवर्धक तथा आनंददायी शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसतन जो है 37 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच होता है और शीतकाल में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन सूखा यानी शुष्क रहता है। आगे देखते हैं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु दाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण होने के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश में जाड़े के दिनों में वर्षा की अधिकता और ग्रीष्मकाल में सूखे होने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर उगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीष्मकाल में ये क्या है, सूख जाता है। शीतकाल में ये क्या है, हरा भरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शुष्क रहता है मौसम और ये जो है यहाँ पर शुष्क नहीं रहता है। तो इसमें कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि ओक हो गया, वॉलनट हो गया, चेस्ट नट हो गया, सेडार जैसे वृक्ष आदि प्रमुख है। कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चैपलर और दक्षिण यूरोप में मकवी कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात है। इनमें प्रमुख है नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, खुबानी हो गया, शहतूत हो गया, जैतून हो गया और अंजीर आदि। आगे देखते हैं अब यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु में चिलचिलाती धूप में अपनी रक्षा कर पाते हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलदार वृक्षों की छालों और पत्तियों का अवलोकन करके इनकी विशेषता को लिख सकते हैं। आगे है मानव जीवन। देखें तो वहां पे मानव भी रहते हैं, तो किस प्रकार से रहते होंगे। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया भी इसी सभ्यता में विकसित हुई हैं। आगे देखते हैं इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन सहन का क्या है, स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से ये भी प्रदेश काफी विकसित हैं। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग और उद्योग धंधों का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक और वैभवपूर्ण जीवन क्या है, व्यतीत करते हैं। जैतून के तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालना और रेशम तैयार करना यहाँ के लोगों का जो है उद्योग है। आगे है आपने अपने परिवेश में कृषि आधारित उद्योग धंधों की सूची बनानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।